हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस। दिस इज़ द सेकेंड क्लास ऑफ गवर्नेंस। ये इंग्लिश का पीडीएफ है, ये हिंदी का पीडीएफ है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग देख रहे थे गवर्नेंस के बारे में, सेकेंड क्लास है। अब देखेंगे गवर्नेंस इशूज इन इंडिया, भारत में शासन संबंधी समस्याएं क्या क्या है। तो यहाँ पे एक चार्ट बना के दिखाया गया है। तो क्या क्या समस्याएं हैं कि भारत में शासन जो है वो ख़राब होने का क्या क्या कारण है। तो पहला है पॉलिटिकल कारण। ठीक है, इसमें क्या है, क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का जो है वो आपका क्या हुआ है, अपराधीकरण बढ़ गया। मतलब बहुत सारे एमपीज हैं जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड्स है। एक आपका एनजीओ है जिसका नाम है एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उसने 2023 में एक डेटा दिया जिसके अनुसार 43% जो एमपी हैं उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है। फिर दूसरा इशू है पावर एब्यूज़। जो पावर होता है उसका दुरुपयोग होता है। फिर ऑफिशियल जो मशीनरी रहते हैं, ठीक है, उसका दुरुपयोग रहता है। और सप्रेशन ऑफ डिसेंट, जो आपका विचार है उसको दबाया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। अगर आप सहमत नहीं हैं, आपके विचार से सहमत नहीं है, तो आपके विचार को क्या करेगा, सप्रेशन किया जाएगा, दबाया जाएगा। तो ये हो गया राजनीतिकरण। ठीक है, राजनीतिक कारण जिसके कारण आपका गवर्नेंस खराब है। दूसरा है लीगल और जुडिशियल कारण। ठीक है, कानूनी या और न्यायिक समस्याएं। तो इसके गवर्नेंस को क्या दिक्कत है इससे, तो डिलेड जस्टिस। जस्टिस जो होता है वो विलंबित आता है। एक डेटा है जिसके अनुसार भारत में 4.5 करोड़ केस जो है वो पेंडिंग है। ठीक है, बहुत सारे अंडर ट्रायल्स हैं। अंडर ट्रायल्स मतलब जिस पे अभी साबित नहीं हुआ है कि उसने क्राइम किया है या नहीं, लेकिन वो अभी जुडिशियल कस्टडी में है। ठीक है, उस पर अभी पूछा जा रहा है। तो वो जो है अभी क्राइम उसका प्रूफ नहीं हुआ कि उसने किया है नहीं, फिर भी वो जेल में जो है जुडिशियल कस्टडी में इतना साल बिता लिया है जितना एक्चुअल में क्राइम अगर वो किया है अगर है तो उसके क्राइम से ज़्यादा उसने क्या किया है, मैक्सिमम जो सेंटेंस है उससे ज़्यादा वो जेल में बिता लिया है अंडर ट्रायल्स लोग। ठीक है, फिर जुडिशियल में और क्या दिक्कत है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का इशू है। जो न्यायिक उत्तरदायी दायित्व या उत्तर जवाबदेही का दिक्कत है। आपको पता है कि जो जुडिशरी का अपॉइंटमेंट होता है वो कोलिजियम सिस्टम के द्वारा, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें ओपेकनेस है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कौन बोल रहा है, आपका बहुत सारे कमीशंस ने बोला है कि कोलेजियम में क्या है, ओपेकनेस है अपॉइंटमेंट को लेके, प्लस लोअर जुडिशरी में बहुत ज़्यादा करप्शन है, यहाँ तक हाइयर जुडिशरी में भी करप्शन है। तो ये आपका दिक्कत है कानूनी रूप से और जुडिशियल रूप से, जो गवर्नेंस को कमज़ोर करता है, अच्छा नहीं करता है। तीसरा दिक्कत गवर्नेंस में है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेज, जिसमें ब्यूरोक्रेसी आएगा। तो वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है 2020 का, जिसके अनुसार भारत को 163 आउट ऑफ 190 रैंकिंग मिला है, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में, अनुबंध को लागू करवाने में। ठीक है, तो विश्व बैंक का व्यापार सुगमता रैंकिंग है जिसमें 190 देश में से 163 रैंक्स इंडिया को मिला है, किसमें, अनुबंध को लागू करवाने में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने में। इससे पता चलता है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने में ख़राब हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है। दूसरा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अगर हम देखेंगे तो उसमें भारत का जो रैंकिंग है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, 2024 का डेटा है कि हमको 100 स्कोर में से 39 मिला है। और रैंक का बात करोगे तो 180 देश में से 96 रैंक मिला है, जो बहुत ही ख़राब है। ठीक है, तीसरा है टोकन डिसेंट्रलाइजेशन। हम लोग विकेंद्रीकरण किए हैं लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का किए हैं। ठीक है, जिसके कारण पावर सेंट्रलाइजेशन होता है ब्यूरोक्रेसी में और फिर गवर्नेंस ख़राब होता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कारण हो गया। फिर अगर हम इकोनॉमिक कारण को देखें, समझें कि आर्थिक समस्याएं क्या है, तो हमारा पॉलिसी वॉलेटिलिटी रहता है। ठीक है, पॉलिसी हमारा एक कांस्टेंट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होता है। फिर डीमोनेटाइजेशन के कारण इम्पैक्ट पड़ा गवर्नेंस को। फिर फिजिकल इम्बैलेंस है, राजकोषीय जो है असंतुलन है, बहुत सारे स्टेट और यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना जो उसका एफआरबीएम का टारगेट दिया गया है उसको मिस कर जाता है। ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो है उसको लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही है। उसी तरह से रीजनल डिस्पैरिटी भी है हमारे पास इकोनॉमी में। ठीक है, एक तरफ बिहार का देखोगे कि जीडीपी जो है पर कैपिटा कितना है, महाराष्ट्र का 1/5 है। तो इसके कारण भी हमारा आर्थिक रूप से गवर्नेंस जो इकोनॉमिक रूप से प्रभावित होता है, इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद है सोशल इन्वायरमेंटल कारण।
सामाजिक रूप से या एनवायरनमेंट के रूप से क्या दिक्कत है, तो सर्विस एक्सक्लूजन, बहुत सारे लोगों को जो है जो बेसिक मिनिमम सर्विस है, बुनियादी जो सेवाएं हैं, उससे वंचित होना पड़ता है। जैसे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 है, इसके अनुसार इंडिया में 2234 मिलियन मतलब 23 करोड़ लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनली बहुआयामी रूप से क्या हैं, वो गरीब हैं। उसी तरह से मार्जिनलाइजेशन है, हाशिएकरण है और बहिष्करण होता है, खासकर SC ST ट्रांसजेंडर का, ठीक है, फीमेल्स का, स्लम डिवेलर का, वो क्या है, दबे कुचले रहते हैं समाज में, उनका मार्जिनलाइजेशन किया जाता है और उसका बहिष्करण होता है, ठीक है। उसी तरह से इन्वायरमेंटल अगर हम देखेंगे तो बैड एयर क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी है। जैसे दिल्ली का AQI जो है साल में 90 जितना भी दिन होता है उसमें 90% डेज जो होता है साल में, उसमें उसमें उसका AQI जो है दिल्ली का वो 400 से ऊपर होता है, 400 से ऊपर होता है। और फिर दिक्कत है अर्बन फ्लड्स का, ड्रिंकिंग वाटर स्कैरसिटी का, है ना, ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। तो ये सब इन्वायरमेंटल कारण हो गया। तो अब अगर ये पांचों चीज़ होगा तो हमारा गवर्नेंस क्या होगा, इशू रहेगा, गवर्नेंस में इशू रहेगा। अगर हमको इसको ठीक करना है तो हमको पांचों डायमेंशन पे काम करना पड़ेगा, जिसमें हम आगे भी देखेंगे। फिर है गुड गवर्नेंस को लाने में क्या क्या बाधाएं हैं। तो जैसे ये सब बाधाएं ही हैं, ये सब जो है ना हम लोग देखा वो बाधाएं ही हैं। तो उसको उन्होंने 3 कैटेगरी में भी फिर बांट के पढ़ा है। सेकेंड ARC ने बोला है कि संस्थागत बाधाएं हैं, इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाधाएं, प्रशासनिक बाधाएं हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स, और सिटीजन रिलेटेड बैरियर्स, नागरिक आधारित बाधाएं हैं। क्या क्या है, तो अगर इंस्टीट्यूशनल बैरियर का बात करेंगे तो संस्था में क्या क्या दिक्कत है, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है, बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होता है, ठीक है, और पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता है, या फिर उसके पास जो अथॉरिटी है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी, लागू करने का कैपेसिटी उसका कम है। फिर रिसोर्स का दिक्कत है, संसाधन का कमी है, फंडिंग अच्छे से अपर्याप्त होता है, इनएडिक्वेट फंडिंग है, टेक्निकल टूल्स हमारे पास नहीं है, उसकी कमी है। फिर लीगल कॉम्प्लेक्सिटी, कानून बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत ही ज़्यादा आर्काइक प्रोसीजर है जो अभी कुछ काम का नहीं। आर्काइक मतलब बहुत ही पुराना, कठोर, जटिल प्रक्रिया है, कम्बरसम रूल है, जटिल प्रक्रिया। ये इंस्टीट्यूशनल बैरियर हो गया जो गवर्नेंस को करने से रोकता है, अच्छे गवर्नेंस से, सुशासन से। फिर प्रशासनिक बाधाएं क्या है, तो एक तो ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूडनल इशू है, ठीक है, दृष्टिकोण का इशू, वो ब्यूरोक्रेटिक बहुत ही ज़्यादा रिजिडिटी है, वो ज़्यादा फॉलो करता है रूल को, उतना ज़्यादा मतलब रूल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी है, रूल पे ही काम करता है। रूल देखिए, रूल बनाया गया है किसी काम को, पर्पस को पूरा करने के लिए। रूल एक साधन होता है, ना कि साध्य होता है। रूल एक मीन्स होता है, एंड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में हम प्रायः या मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि वो रूल बाउंड ब्यूरोक्रेसी है, रूल को फॉलो करना है, लेकिन जब रूल ही आपका सिर्फ एंड ना हो जाए, रूल मीन्स होना चाहिए, ठीक है। हमें जस्टिस की तरफ और फेयरनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी है, पावर एसिमेट्री है, शक्ति का मतलब हम बोल सकते हैं असंतुलन टाइप का, या एसिमेट्री। देखो, ब्यूरोक्रेसी के पास सारा इन्फॉर्मेशन होता है, नागरिक के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए देखोगे नागरिक जो है जब अपना काम कराने जाता है तो वो जी हजूरी करके बात करता है, जी सर, यस सर, ओ सर, ओके सर, यस सर, मतलब एकदम। आप देखेंगे कभी आप सरकारी ऑफिस में गए हो तो आपको ये पता एक्सपीरियंस होगा। ब्यूरोक्रेट जो होता है वो पब्लिक सर्वेंट होता है, ठीक है, लेकिन उल्टा होता है, कभी कभी देखा जाता है कि सिटीजन ही सर्वेंट बनता है और ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, मालिक बन जाता है। समझ में आ रहा है। तो पावर एसिमेट्री होता है जहाँ पे नागरिक को कुछ नहीं पता है, उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ रिसोर्स है, पूरा रिसोर्स, पूरा इन्फॉर्मेशन किसके पास है, ब्यूरोक्रेसी के पास। एक शक्ति का एसिमेट्री, असंतुलन दिखने को मिलता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर है। फिर अकाउंटेबिलिटी गैप्स है, जवाबदेही जो है वो उसमें गैप्स है, जिसमें वीक डिसिप्लिनरी सिस्टम्स है, अनुशासनात्मक जो कार्रवाई होती है वो बहुत ही कमज़ोर है। अगर कोई करप्शन किया या किसी चीज़ में धोखाधड़ी में पाया गया तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन में वो कमी रहता है। फिर मिसयूज सेफ गार्ड्स, फिर जो भी सेफ गार्ड्स दिए जाते हैं ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है, कि उसको ताकि वो अच्छे से काम करे, लेकिन वो क्या करता है, सेफ गार्ड्स को ही मिसयूज करता है अपने अपराधों को छुपाने के लिए और अपनी कमियों को छुपाने के लिए, ठीक है। रेड टैपिज्म होता है, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही मतलब कोई भी चीज़ जो है फाइल, सब चीज़ एकदम फाइल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, और रूल्स को बहुत ही ज़्यादा फॉलो किया जाएगा, ठीक है, प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ना कि सर्विस डिलीवरी पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। रेड टैपिज्म उसको बोलते हैं, लाल फीताशाही। जैसे पुराने समय में क्या होता था, अभी भी बहुत जगह होता है कि अगर आप कुछ काम कराने जा रहे हैं तो आपका फ़ाइल लेके फीता से लपेट के साइड कर देगा, ठीक है। फिर बाद में अगर आप कुछ करप्शन करेंगे,
करप्ट मतलब पैसा देंगे उसको तभी ना हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इतना ख़राब रैंकिंग है भारत का, करप्शन है तभी तो ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है। तो आपका फिर काम होगा, उसको रेड टैपिज्म बोलते हैं। प्रोसेस को ज़्यादा फॉलो किया जाएगा, पर्पस को कम, और हर चीज़ के लिए इंस्पेक्टर राज, है ना, जो पहले हुआ करता था और अभी भी बहुत जगह इंस्पेक्टर राज है। तो ऐसा चीज़ नहीं है कि हमें प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है, हमें रूल्स को फॉलो नहीं करना है, या फिर इंस्पेक्टर राज इंस्पेक्शन नहीं करना है, लेकिन हमको पर्पस को ध्यान में रख के करना है, ठीक है। हमको रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करना है, लेकिन सिर्फ रूल रेगुलेशन ही हमारा अंतिम जो है लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य हमारा सर्विस डिलीवरी हो, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए गुड सर्विस डिलीवरी, ठीक है। उसके बाद सिटीजन्स रिलेटेड बैरियर क्या है, नागरिक रिलेटेड, कि नागरिक को सबसे पहले अवेयरनेस नहीं है, कि नागरिक को जागरूकता की कमी है कि उसका अधिकार क्या है, उसका ड्यूटी क्या है, उसका नॉलेज गैप है, ठीक है। कभी कभी नागरिक खुद जो है कंप्लाई नहीं करता है, वो अभी खुद जो है रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक करता है, ठीक है। वो खुद जो है कभी कभी करप्शन में जानबूझ के वो करता है कि चलो पैसा दे देते हैं काम हो जाएगा, ठीक है। रूल इवेजन कल्चर, उनको रूल को तोड़ने का आदत होता है। जैसे मैं देखो ट्रैफिक के लिए रूल्स है, लेकिन बहुत सारे लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, फिर उसको पुलिस पकड़ता है तो फिर वो पैसा दे देता है, अब बोलता है फिर ट्रैफिक में करप्शन है, लेकिन आप खुद उसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर सिटीजन का अपैथी होता है, अपैथी मतलब उसको लापरवाह समझ लीजिए, उसको सिविक इंगेजमेंट नहीं होता है कि हमको नागरिक का अपना कर्तव्य भी है कि भाई हम लोग एक देश के प्रति जो कर्तव्य होता है वोटिंग देने का, या सरकार को अच्छा चीज़ बताने का, क्रिटिसाइज करने का, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने का, ठीक है, वो प्लस हमारा जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, तो वो सब नागरिक खुद उसको तोड़ता है, ठीक है। तो ये नागरिक रिलेटेड सिटीजन रिलेटेड बैरियर्स है गुड गवर्नेंस को जो करने से रोकता है। देखिए फिर है एथिक्स इन गवर्नेंस, गवर्नेंस में नीति शास्त्र, ये ठीक है, या नैतिकता, ठीक है। ये एथिक्स इन गवर्नेंस का एआरसी का हमारा रिपोर्ट भी है, सेकेंड एआरसी का, मेरे हिसाब से रिपोर्ट नंबर शायद 4 या 5 है, उसमें उसने डिस्कस किया है कि गवर्नेंस में नैतिकता होना चाहिए। तो एथिक्स क्या होता है दोस्तों, एथिक्स वो पैरामीटर होता है, वो स्टैंडर्ड्स होता है, वो मानक होता है जो हमको बताता है कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है। एथिक्स जो है वो सोसाइटी के द्वारा, प्रोफेशन के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। तो अगर कहीं बैड गवर्नेंस हो रहा है, कुशासन हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे एथिक्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे अनएथिकल बिहेवियर शो किया जा रहा है, ठीक है। तो बैड गवर्नेंस होने से, कुशासन होने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक तो करप्शन होगा वहाँ पे, अगर जहाँ पे कुशासन होगा मतलब करप्शन होगा, मतलब पॉलिटिकल अपैथी, लोग जो है पॉलिटिक्स के प्रति जो है निष्क्रिय रहेंगे, अपैथी दिखाएंगे, है ना, उतना ज़्यादा लगाव नहीं रखेंगे, तो इससे क्या होगा, वोटिंग जो है वो लोग नहीं करेंगे, वोटर टर्न आउट क्या होगा, कम होगा। तो बैड गवर्नेंस होने से करप्शन बढ़ेगा, करप्शन होने से पॉलिटिकल अपैथी होगा, और सिक्योरिटी थ्रेट भी है, सिविल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। जहाँ पे करप्शन होगा, ठीक है, भ्रष्टाचार होगा, वहाँ पे लोग जो है वो त्राही त्राही करने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे, और फाइनली वो सिविल अनरेस्ट करेंगे, ठीक है, सिविल कॉन्फ्लिक्ट, नागरिक जो है विद्रोह करेंगे। फिर उसके बाद बैड गवर्नेंस होने से आपका इकोनॉमी जो है डिक्लाइन करता है, क्योंकि वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, रोज़गार क्रिएट नहीं होगा, बिजनेस मैन नहीं आएंगे, फिर ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, तो वहाँ पे प्लस टैक्स आपका ज़्यादा लिया जाएगा। उसके बाद पब्लिक सर्विस पुअर होगा, हेल्थ एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, करप्शन है, तो ये सारा चीज़ है, ठीक है। अब देखिए भारत में गुड गवर्नेंस को लेके क्या क्या पहल किया गया है। तो गुड गवर्नेंस दोस्तों वो एक रात का चीज़ नहीं है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो लगातार चलते रहता है, जहाँ पे एम होता है कि किस तरह से नागरिक को आप अच्छे से सर्विस दे पाएंगे, ठीक है। और हमने पहले देख लिया कि गुड गवर्नेंस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे सिटीजन पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, है ना, पीपल्स पार्टिसिपेशन, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब देखे हैं। तो गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव को लेके भारत में क्या क्या चीज़ किया गया है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या क्या किया गया, आगे हम डिटेल में भी देखेंगे इसके बारे में। तो इसमें आरटीआई एक्ट लाया गया है, ठीक है, सूचना का अधिकार कानून, फिर सोशल ऑडिट लाया गया है, एफिशिएंसी दक्षता को बढ़ाने के लिए ई गवर्नेंस लाया गया है, मिशन कर्मयोगी, और जो डीएम नवाचार करते हैं, इनोवेटिव होते हैं, उनको एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड भी दिया जाता है। फिर इक्विटी एंड इंक्लूजन, समावेशता को करने के लिए क्या किया गया है, जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल लाया गया है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम लाया गया है, और प्रशासन गांव की ओर लाया गया है, ताकि इंक्लूजन मतलब क्या, जो भी दबे
समाज में जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उसको शामिल करने के लिए। तो जैम ट्रिनिटी के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया, पीएम विश्वकर्मा के द्वारा जो कारीगर लोग हैं उसको शामिल किया गया, और प्रशासन गांव की ओर क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। पार्टिसिपेशन के लिए क्या क्या किया गया है, मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म है, जन योजना अभियान है, अकाउंटेबिलिटी की जवाबदेही के लिए सिटीजन चार्टर है, और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट, जो हमारा परीक्षा में चोरी वोरी अनफेयर तरीका होता था उसको रोकने के लिए ये वाला एक्ट लाया गया है। ठीक है, तो ये देख रहे हो सुशासन के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, आगे हम डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, सरकार फोकस कर रहा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पे। ठीक है, तो मिनिमम गवर्नमेंट मतलब कम सरकार और बेहतर प्रशासन। ठीक है, इसमें मतलब ये है कि सरकार का जो साइज होगा, ब्यूरोक्रेसी का जो साइज होगा या सरकार का साइज, उसको हमको कम करना है, लेकिन हमको एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। हमको एफिशिएंसी भी बढ़ाना है और जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ाना है, और ये दोनों बढ़ाना है, लेकिन सरकार का जो साइज है, जो आपका आकार है, वो हमको छोटा करना है। इससे क्या होगा, ब्यूरोक्रेटिक आपका रेड टेपिज्म आपका कम होगा, और गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रीमलाइन होगा, वो एक मतलब एक सीधी रेखा में चलेगा, स्ट्रीमलाइन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। ये देखा गया है कि जो डेवलप्ड देश हैं, जो विकसित देश हैं, जैसे स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब है, वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही बड़ी होती है और इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। अगर उनका आप देखेंगे जीडीपी के आकार में, तो उनका गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रांग है और बड़ा साइज का है, इकोनॉमी भी स्ट्रांग है। लेकिन वही अगर आप डेवलपिंग कंट्री या एशियन कंट्री का देखोगे तो उसके जीडीपी के कंपेयर में वहाँ का गवर्नमेंट जो है उसका आकार छोटा होता है। हालांकि इंडिया की गवर्नमेंट का अगर हम साइज़ देखेंगे तो वो धीरे धीरे करके जीडीपी के कंपेयर में बढ़ा है। ठीक है, देखो अगर जो डेवलप्ड कंट्री का बात करेंगे ना, तो विकसित देश का, तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का जो मेन काम होता है वो मेंटेनेंस का काम होता है। मेंटेनेंस मतलब वहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट बहुत हो चुका है, तो जो दिनचर्या का जो काम है बस उसको वही करना है, वहाँ का ब्यूरोक्रेसी को। लेकिन इंडिया चूँकि डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट काम भी होता है, नया नया चीज़ भी आपको करना होता है। ठीक है, और प्लस जो चीज़ चल रहा है उसको भी कंटिन्यू, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंटल काम भी है और मेंटेनेंस का काम भी है। इसलिए आप देखोगे कि इंडिया का या डेवलपिंग कंट्री का जो ब्यूरोक्रेसी होता है उसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम है करने के लिए, तो उसके पास उतना संसाधन भी होना चाहिए और उसका पोजीशन भी पावरफुल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंटल काम भी करना है और डे टू डे जो मेंटेनेंस का काम है वो भी करना है, नया नया काम भी करना है। ठीक है, इसीलिए इंडिया में जो ब्यूरोक्रेसी है उसको आशा किया जाता है, अपेक्षा किया जाता है कि वो स्मार्ट गवर्नेंस हो। ठीक है, वहाँ पे स्ट्रैटेजिक पब्लिक एक्सपेंडिचर हो, सरकारी जो खर्चा हो वो रणनीतिक रूप से हो, स्ट्रैटेजी बना के हो, और लोगों के राइट को, अधिकार को हम अच्छे स्तर पे रख के जो है उनको ध्यान में रख के काम करें। तो हम लोग देख लेंगे गुड गवर्नेंस क्या होता है। आप देखेंगे कि गुड गवर्नेंस को लागू करने के लिए क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ है इन्हेंसिंग द पीपल्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, जन भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, तो जन भागीदारी आपको पता है डेमोक्रेसी क्या है, लोगों के का है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है। तो उसी तरह से गवर्नेंस भी क्या होना चाहिए, वो लोगों के लिए होना चाहिए, लोगों के द्वारा होना चाहिए और लोगों के साथ होना चाहिए। तो नागरिक का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए गवर्नेंस में। ये नहीं सिर्फ 5 साल में एक बार वो वोटिंग के लिए हो, नहीं, राउंड द क्लॉक, क्योंकि गुड गवर्नेंस जो है वो राउंड द क्लॉक है, वो हमेशा होते रहता है, उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, फीडबैक मिलना चाहिए, इसीलिए नागरिक का भी इन्वॉल्वमेंट जो होना चाहिए वो सक्रिय भूमिका होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में। ठीक है, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए बल्कि रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। मतलब जो भी गवर्नेंस हो वो सिर्फ लोगों को रिप्रेजेंट, प्रतिनिधि नहीं करे, बल्कि जो भी कम्युनिटी का नीड्स हो, एस्पिरेशंस हो, आवश्यकता हो, आकांक्षाओं, उसके प्रति उत्तरदायी भी गवर्नेंस को होना चाहिए। ठीक है, तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो सिटीजन का डिसीजन मेकिंग में। इससे क्या होगा, गवर्नेंस जो होगा वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेंगे, बल्कि लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो लोगों के नीड्स के प्रति, एस्पिरेशंस के प्रति वो रिस्पॉन्सिव भी होगा, वो उत्तरदायी भी होगा। ठीक है, अगर लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में बढ़ता है तो इससे क्या होगा, जो भी गवर्नेंस काम कर रहा है, जो भी प्रशासन काम कर रहा है, उसका लेजिटिमेसी बढ़ेगा, उसका वैधता बढ़ेगा, क्योंकि लोग पार्टिसिपेट किए हैं उसमें, प्लस वो अकाउंटेबल भी होगा, जवाबदेही भी होगा, और उसका इफ़ेक्टिवनेस भी गवर्नेंस का बढ़ेगा। तो अब हम देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग पीपल पार्टिसिपेशन जो बढ़ाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा तरीका है,
लोगों का भागीदारी को सुनिश्चित करने का। पहला है इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, चुनाव में लोग भागीदारी करते हैं, ठीक है, वोटिंग देते हैं, ठीक। दू ठीक है, मतदान में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा है परामर्श तंत्र, कंसल्टेटिव मैकेनिज्म, ठीक है। सरकार जो कभी पॉलिसी लाती है या कुछ नया चीज़ करने रहती है तो लोगों से कंसल्ट करती है। जैसे एडवाइजरी कमेटी में भी लोग शामिल होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट की एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है, वो सरकार को सलाह देती है। जैसे नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल है, ठीक है, जो जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर होते हैं, हितधारक होते हैं, जो सरकार को एक मजबूत स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करने के लिए, ठीक है, वो सरकार को सलाह देती है। दूसरा पब्लिक कंसल्टेंसी होता है, सार्वजनिक परामर्श होता है, ठीक है। सार्वजनिक परामर्श में लोगों से परामर्श लिया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन, ठीक है। इसमें जो लोकल कम्युनिटी होती है उसके विचारों को जानने के लिए एक कंसल्टेशन किया जाता है, एक जो है पब्लिक को बुला के उससे पूछा जाता है कि आप इस प्रोजेक्ट से सहमत हैं या नहीं है, जो ये प्रोजेक्ट इस पे लग रहा है। तो कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है जहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन जिसके द्वारा इंश्योर होता है। फिर हमारा है पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एंड बजटिंग, ठीक है, सहभागी योजना और बजट, ठीक है, जिसमें लोकल गवर्नेंस में अगर हम संस्थाओं में देखें, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है स्थानीय स्वशासन में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, प्लान बना के, है ना। जैसे हमारा होता है ना ग्राम पंचायत पे प्लान, वो जैसे एग्जांपल है आपका नवनगर जो गुजरात में वाटर गवर्नेंस को लेके इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है कि किस तरह से वाटर गवर्नेंस मतलब पानी को कहाँ कहाँ से पानी आएगा, किस विलेज को कितना पानी दिया जाएगा, किस लोग को कितना पानी दिया जाएगा, पानी को क्या क्या यूज होगा, पानी का कैसे अच्छे से प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं, वेस्टेज को कम कर सकते हैं, तो उसके लिए लोगों को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल है नवनगर गुजरात में वाटर गवर्नेंस, जिसको इकोनॉमिक सर्वे ने भी 2024 में हाईलाइट किया है, जिसमें बताया गया है कि लोग जो है ग्राम पंचायत में पौंड का जो तालाब है उसका रिजुवनेशन पुनरुद्धार कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद विलेज कोऑपरेशन कर रहे हैं ग्राम पंचायत की मदद से, ठीक है, जो तालाब है उसको गहरा किया जा रहा है, डीपन किया जा रहा है, एक संप बनाया जा रहा है और पंप लगाए जा रहे हैं और उस पंप तालाब का पानी पंप के द्वारा लोगों को पहुंचाया जा रहा है ना। इससे क्या हुआ, वहाँ पे एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी जो है 30% बढ़ा है ना। वहाँ लोग जो है माइक्रो इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन भी चुन रहे हैं। तो ये इसको बोलते हैं कि पार्टिसिपेशन, लोग जो है पार्टिसिपेट करके सरकार को बता रहे हैं और अपने में भी प्लान बना रहे हैं कि हमारा जो रिसोर्स है उसको कैसे यूज करना है। फिर समुदाय का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, तो सामुदायिक भागीदारी भी होती है ये वाला, ठीक है, और स्थानीय शासन निकाय ये वाला, ठीक है। तो सामुदायिक भागीदारी तो चाहे वो पॉलिसी बनाना हो या बजट निर्माण करना हो, उसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है केरला पीपल्स प्लान कैंपेन, केरला में एक पीपल्स प्लान अभियान चलता है जहाँ पे डायरेक्टली जो है सिटीजन को इन्वॉल्व किया जाता है कि कौन कौन सा चीज़ आपको करना है प्लानिंग में और बजटिंग में कितना पैसा चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, लोग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बढ़ता है हमारा, ठीक है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होता है हमारा, बढ़ता है, और जो भी उस एरिया का सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, सामाजिक आर्थिक असमानता होता है वो कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली लोग उसमें शामिल है कि नहीं। तो वहाँ पे समाज में जो इनइक्वलिटी है वो कम होगा और प्रॉपर संसाधन का यूज होगा ज़्यादा, ठीक है, और उसको वो लोग अच्छे से मॉनिटर भी कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने ही प्लान बनाया है, और उसको एग्जीक्यूशन भी वो लोग करेंगे। तो एक प्रॉपर जो है अकाउंटेबिलिटी आएगा, ट्रांसपेरेंसी भी आएगा, ठीक है। सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है इसके द्वारा। फिर है सोशल ऑडिट, जिसको सामाजिक लेखा परीक्षा बोलते हैं। देखो एक ऑडिट करता है सीएजी, ठीक है, तो वो ऑडिट जो सीएजी करता है वो जनरली साल में एक बार होता है, ठीक है, और वो सब चीज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास उतना ज़्यादा ऑफिसर्स नहीं होते हैं, क्योंकि उसको पूरा कंट्री का ऑडिटिंग करना है। लेकिन सोशल ऑडिट क्या होता है, सोशल ऑडिट में ये एक टॉपिक भी है इंपॉर्टेंट हमारा, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सोशल ऑडिट में जो समाज के लोग होते हैं जिसके लिए वो स्कीम लागू हुआ था, वो योजना लागू हुआ था, उसी समाज के जो लोग हैं, उसी सोसाइटी के लोग उसको ऑडिटिंग करते हैं, लेखा परीक्षा करते हैं, देखते हैं कि ये योजना जो लाया गया था वो उसमें कितना पैसा आया था, किसको किसको योजना का लाभ हुआ, पूरा प्रॉपर एक्सपेंडिचर कितना दिया गया था, खर्चा कितना हुआ, कहाँ कहाँ यूज हुआ, ठीक है, सारा चीज़। इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी हमारा बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा। जैसे मनरेगा जो है हमारा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट,
उसमें सोशल ऑडिट को कंपलसरी कर दिया गया है, सामाजिक लेखा परीक्षा को कंपलसरी अनिवार्य कर दिया गया है। फिर एक अगला चीज़ जिसके द्वारा सिटीजन पार्टिसिपेशन इंश्योर होता है वो आपका है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जिसके तहत व्यक्ति जो है वो सरकार से सूचना ले सकता है। ठीक है, इससे नागरिक को क्या रहेगा, सशक्तिकरण होगा, क्योंकि उसके पास सूचना रहेगा तो फिर वो सरकार को जिम्मेदार भी ठहरा सकता है, प्रशासन को जिम्मेदार भी ठहरा सकता है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का भागीदारी अगर बढ़ता है तो उससे क्या क्या होगा। सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, ये सब कॉमन पॉइंट है जो सब में होता है ये। जैसे इन्हेंस लेजिटिमेसी, वैधता में वृद्धि होती है। ठीक है, जब नागरिक जो दोस्तों जब सिटीजन गवर्नेंस में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो जो भी गवर्नेंस ब्यूरोक्रेसी या गवर्नेंस जो भी डिसीजन लेगा, ठीक है, उसको लोग स्वीकार करेंगे क्योंकि लोग उसमें पार्टिसिपेट किया है। और उसका जब एग्जीक्यूशन भी होगा, अनुपालन भी किया जाएगा, एग्जीक्यूट भी किया जाएगा, तो लोग उसको पालन भी करेंगे क्योंकि लोगों ने ही अपने पार्टिसिपेशन से डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया है। फिर है इम्प्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी भी इससे आएगा, जवाबदेही भी आएगा। ठीक है, क्योंकि लोग उसमें पार्टिसिपेट किए हैं तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि सिटीजन जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, पब्लिक ऑफिशियल्स को उनके कामों के लिए, उनके एक्शंस के लिए, उनके डिसीजन के लिए अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं क्योंकि लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर इससे डिसीजन मेकिंग भी बेटर होगा क्योंकि बहुत सारे लोग जब पार्टिसिपेट उसमें करेंगे गवर्नेंस में, तो जो भी डिसीजन, अलग अलग दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव जो उसमें ध्यान में रखा जाएगा, इससे जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक होगा। ठीक है, कंप्रिहेंसिव होगा और इन्फॉर्म्ड होगा, सूचित होगा। ठीक है, इससे जो भी पॉलिसी आएगा, जो भी प्रोग्राम आएगा, चूँकि सबको ध्यान में रख के बनाया जाएगा, तो जब वो चांस है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, अधिक प्रभावी होगा और इंक्लूसिव भी होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका पीपल्स पार्टिसिपेशन का फ़ायदा है। फिर एम्पावरमेंट, लोगों का एम्पावरमेंट भी होगा। ठीक है, क्योंकि लोग जो है अपना आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो डिसीजन का उनके जीवन पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, समुदाय का जो विकास है, उसके प्रति लोगों का एक ओनरशिप भी आएगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा। मान लीजिए कोई डिसीजन बिना नागरिक के परमिशन से या नागरिक के पार्टिसिपेशन से लाया जाता है, तो लोग उसको जो है उतना ज़्यादा उसमें अपना ओनरशिप, स्वामित्व, तो उनका उत्तरदायित्व तो नहीं आएगा, है ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लोग उसको पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए लोगों के पार्टिसिपेशन से सरकार डिसाइड कर रही है कि ठीक है हम यहाँ पे क्या चाहिए, तो लोग बोले यहाँ पे पार्क दे दो, क्योंकि पार्क में यहाँ पे नहीं है तो बच्चे को खेलने कूदने का दिक्कत होता है, हम लोग को टहलने का दिक्कत होता है, हम लोग रोड में टहलते हैं तो गाड़ी वाड़ी का थोड़ा खतरा रहता है ना। तो सरकार बोले ठीक है यहाँ पे पार्क बनेगा। तो अब चूँकि पार्क जो है लोगों के पार्टिसिपेशन से पूछ के सरकार ने बनाया, इसीलिए पार्क का ध्यान लोग अच्छे से रखेंगे, उसके प्रति उनका स्वामित्व भी रहेगा, ओनरशिप भी रहेगा और उसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे, हमको इसको पार्क को अच्छे से मेंटेन करना है। ठीक है, तो सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ने से लोगों में एम्पावरमेंट आता है और उन लोगों में ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक फीलिंग आता है। ठीक है, सेंस आता है। फिर सोशल कोहेसन, समाज में जो है वो सामंजस्य भी आता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, और उनका जो गोल होगा वो कॉमन गोल होगा। ठीक है, तो इसके कारण लोग में जो है सामाजिक सामंजस्य आएगा क्योंकि समाज के विभिन्न लोग, वेरियस ग्रुप, सेक्शंस जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो लोगों में जो सामंजस्य का, कोहेसन का भाव आएगा। ठीक, अब देखिए कि पीपल्स पार्टिसिपेशन तो अच्छा चीज़ है, लेकिन उसको लाने में, जन भागीदारी प्राप्त करने में चुनौतियाँ क्या क्या है। तो पहला है लैक ऑफ अवेयरनेस, नागरिक को ही जो है अवेयरनेस की कमी है कि कैसे जो है हम अपना पार्टिसिपेशन को इंश्योर करेंगे, क्या क्या हमारा अधिकार है, क्या क्या मैकेनिज्म है, तंत्र है जिसके द्वारा हम पार्टिसिपेशन अपना इंश्योर कर सकते हैं। तो जब नागरिक को ही नहीं पता रहेगा कि हमको कैसे जो है गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करना है, तो फिर उनका इंगेजमेंट भी जो होगा, भागीदारी भी होगा, वो सीमित हो जाएगा। तो पहला कमी क्या है, जन भागीदारी में की जागरूकता की कमी है। दूसरा सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स है, सामाजिक आर्थिक बाधाएं हैं। ठीक है, सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक जो बैरियर्स होता है वो भी पार्टिसिपेशन को रोकता है, खासकर जैसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है ना, और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, हाशिए पर पड़े समुदाय हैं और वंचित समूह है। उसके पास रिसोर्स भी नहीं होता है और अपॉर्चुनिटी भी नहीं होता है कि इफ़ेक्टिवली वो इंगेज कर पाएँ। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई गांव है, वहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर, मान लो हायर कास्ट,
मान लो ब्राह्मण या क्षत्रिय लोगों का, या फिर हाँ उच्च वर्ग का बोलबाला है, तो जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट होंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब होंगे, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे गवर्नेंस में। मान लो कलेक्टर ने सबको बुलाया है लेकिन वो वहाँ जा ही नहीं पाएंगे, एक तो डर से, और दूसरा उसके पास रिसोर्स भी, संसाधन भी नहीं है कि वहाँ पे उतना दूर जाने का। ठीक है, तो जो सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक बाधाएं होती है वो प्रभावित करती है पार्टिसिपेशन को। ये सामाजिक में आता है, जैसे हेल्थ आ गया, एजुकेशन आ गया। मान लो कोई अशिक्षा रहेगा, ठीक है, शिक्षित नहीं रहेगा या फिर हेल्दी नहीं रहेगा तो पार्टिसिपेट कर पाएगा नहीं। अगर पैसा भी नहीं है, इकोनॉमिक भी नहीं है, तो उसके पास उतना टूल्स भी नहीं रहेगा, रिसोर्स भी नहीं रहेगा जिसके कारण वो पार्टिसिपेट कर पाए। मान लीजिए आपको कोई सरकार को पार्टिसिपेट करना है, जिसके द्वारा बोला, सरकार ने बोला कि ठीक है ये व्हाट्सएप का ग्रुप है, यहाँ पे आप अपना आइडिया को रखिए, अपने बात को रखिए। आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है ही नहीं, पैसा है ही नहीं मोबाइल का, तो फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो सोशियो इकोनॉमिक जो हमारा बैरियर्स होता है, सामाजिक आर्थिक जो बाधाएं होती है, वो भी आपका पीपल्स पार्टिसिपेशन को रोकता है। फिर है इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टेंट्स, संस्थागत बाधाएं, जो संस्था में दिक्कत है, जैसे ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, नौकरशाही की लाल फीताशाही, संवेदनशीलता की कमी, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अपर्याप्त अवसंरचना की कमी, ठीक है, ब्यूरोक्रेट, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद है पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होना चाहिए अगर हमको लोगों को पार्टिसिपेशन करना है तो। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई नेता ऐसा है जो ओवर सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी, लोग वो सोच रहा है कि नहीं पब्लिक को क्यों ही पावर देना है, ठीक है, वो सोच ही नहीं रहा है, तो फिर जाहिर सा बात है कि कोई भी पॉलिसी उस टाइप का नहीं आएगा जिसमें लोगों को पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए पॉलिटिकल विल का, राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है। इमेजिन कीजिए अगर मान लीजिए 1992 में जो हमारे लीडर लोग थे, ठीक है, राइट, वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट ये सब थी, अगर नहीं नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट अगर नहीं लाती 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट, तो क्या लोकल गवर्नेंस हमारा आता? नहीं आता, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता? नहीं मिलता। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी चाहे प्रशासन क्या होगा, समावेशी होगा, इंक्लूसिव होगा, ठीक है, और सहभागी होगा, कोऑपरेटिव होगा। ठीक, अब देखिए गांधी जी जो है वो आपका, या फिर गांधी जी नहीं, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एंड्रिया कॉर्नवाल। ठीक है, एंड्रिया कॉर्नवाल ने 7 सीन्स ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन बोला है, नागरिक भागीदारी के 7 पाप को बताया है। मतलब इसमें इसने ये बोला है कि लोगों का भागीदारी किया तो जा रहा है लेकिन वो सिर्फ नाम का है, सुपरफिशियल है, वास्तविक रूप से नहीं किया जा रहा है। इसने एग्जाम्पल देके बताया है, जैसे कॉस्मेटिक लेबलिंग। ठीक है, कॉस्मेटिक लेबलिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो ऊंचे दुकान फीके पकवान, बस ऊपर ऊपर बाहर से दिख रहा है कि हाँ भाई पार्टिसिपेशन हो रहा है, लेकिन अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉस्मेटिक लेबलिंग। ठीक है, पार्टिसिपेशन को जहाँ पे एक इल्यूजन के रूप में दिखाया जाता है, प्रतीकात्मक रूप में, सिंबॉलिक दिखाया जाता है। जैसे इन्वायरमेंटल पब्लिक हियरिंग होता है प्रोजेक्ट को लेके, ठीक है, तो उसमें जहाँ पे बस जो है एक प्रक्रिया को फॉलो कर दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जिस तरह से हमारा पब्लिक हियरिंग होना चाहिए वो नहीं होता है। लोगों के कंसर्न जो रहते हैं, लोगों का जो मुद्दा रहता है, उसको फाइनल डिसीजन में शामिल नहीं किया जाता है कि अंतिम निर्णय में। ठीक है, दूसरा पैटर्नलिज्म, मतलब पितृसत्तात्मकता। पितृसत्तात्मकता का मतलब हुआ है सिंपल सा कि हम जो जानते हैं वही सही है। ठीक है, बाकी चीज़ लोगों का विचार से कोई मतलब नहीं है। लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है ये सब ब्यूरोक्रेसी को पता है, बाकी को नहीं पता। ऐसा जब विचार रहेगा तो पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। जैसे जब अर्बन स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जब चलता है मुंबई और दिल्ली में, ठीक है, तो वहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच होता है। टॉप डाउन मतलब ऊपर से ब्यूरोक्रेसी जो है देखती है, ये नहीं कि लोगों को उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, कम्युनिटी का क्या इच्छा है, नीड्स है, आवश्यकता है, उसको ध्यान में नहीं रखती है। ठीक है, फिर है पॉलिटिसाइजेशन। पॉलिटिसाइजेशन होने से भी आपका पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा में लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, लेकिन देखा जाता है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही प्रभावित हमारा है। ठीक है, और जो भी सोशल ऑडिट भी अगर किया जा रहा है तो वो किसी पार्टिकुलर ग्रुप को ही सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है। फिर है पुअर रिप्रेजेंटेशन। लोगों का पार्टिसिपेशन तभी होगा जब सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। ठीक है,
तो खराब प्रतिनिधित्व भी होता है। वीमेन है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उसमें जो है आपका पार्टिसिपेशन ना के बराबर होता है। यहाँ तक कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल भी अगर कोई बोला गया है पार्टिसिपेशन के लिए, जैसे महिलाओं को बोला गया कि 1/3 सीट रिजर्व कर देंगे, SC ST के लिए भी बोला गया है कि पॉपुलेशन के हिसाब से करेंगे, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि भले ही उसका जो सरपंच है वो महिला हो या SC ST हो, लेकिन बैक एंड से कोई और जो है आपका प्रशासन मतलब लोकल गवर्नेंस को चला रहा है। उसको बोलते हैं सरपंच पति। सरपंच है पत्नी, लेकिन पूरा काम जो है उसका पति कर रहा है। फिर है इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन, ठीक है, यंत्रीकरण। पार्टिसिपेशन जनरली ये देखा गया है कि किया जाता है सिर्फ फंडिंग को चेक करने के लिए कि फंडिंग ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। पहले से डिसाइडेड होता है कि हमको ये चीज़ करना है, लेकिन सिर्फ यही नहीं होना चाहिए, जो पर लोगों का भागीदारी होना चाहिए वो पहले से डिसाइडेड हो कि हम ये चीज़ करेंगे, वो नहीं, वो प्रोसेस में भी हो, ठीक है, प्रोसेस को भी फॉलो करें और परिणाम और एंड को भी फॉलो करें, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ हम देख लें कि भाई हम लोग सिर्फ फंडिंग को चेक करेंगे, बल्कि जेन्युइन जो है लोगों का वास्तविक में जो इनपुट है उसको भी ध्यान में रख के करना चाहिए। ये सिर्फ नहीं कि हम लोग हाँ ठीक है पैसा सही से खर्चा हुआ है कि नहीं, पैसा ठीक सही से खर्चा हुआ है कि नहीं, पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए हुआ है कि नहीं, लोगों ने इसका डिमांड किया था कि नहीं किया था, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन, ठीक है। फिर है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, विखंडन। विखंडन मतलब जो हमारा लोगों का पार्टिसिपेशन होता है वो टुकड़े टुकड़े में होता है, वो पूरा ग्रुपिंग में नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे अर्बन एरिया में बहुत सारे मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे वाटर के लिए, सैनिटेशन के लिए, अर्बन एरिया के लिए, तो सेपरेट अलग अलग वहाँ पे पार्टिसिपेटरी कंसल्टेशन होता है, ठीक है भी, और आपस में उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन भी होगा, और जो भी वो पार्टिसिपेशन किए हैं और जो भी डिसीजन लिए हैं उसका इनइफेक्टिव आउटकम्स होगा, ठीक है, समग्र प्रभाव में कमी आता है। फिर ओवरलोडिंग, पार्टिसिपेशन फैटिग एंड इंगेजमेंट, ठीक है। कभी कभी देखा जाता है कि हर चीज़ में पार्टिसिपेशन जो करना है वो पार्टिकुलर ग्रुप को ही करना है, तो उसके कारण वो क्या होता है, थक जाते हैं, ठीक है, उनका फैटिग होता है, थकावट होता है, और डिसइंगेजमेंट होता है, वो धीरे धीरे बोलते हैं छोड़ो हटाओ क्या है इसमें हमको करना है। पूरा जब एक ही लोग पे बर्डन दे दिया जाएगा पार्टिसिपेशन के लिए, जैसे जो आशा वर्कर होते हैं, ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा उस पर वर्कलोड होता है और बहुत ही ज़्यादा उस पर न्यूमरस रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है हेल्थ प्रोग्राम को लेके, ठीक है, और दिन भर उसको जो है करते रहना पड़ता है, सोशल ऑडिट और सारा चीज़, जिसके कारण उसका इंगेजमेंट क्या होगा, वो सोचेगा कि जल्दी जल्दी जैसे तैसे करके निकलो यहाँ से, है कि नहीं, तो डिसइंगेजमेंट होने लगेगा, अलगाव होने लगेगा, और उसका पार्टिसिपेशन भी फैटिग होना पड़ेगा। तो ये 7 चीज़ को 7 सिंस ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन कहा गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नागरिक भागीदारी के 7 पाप कौन से हैं। अब नेक्स्ट है सेवोत्तम मॉडल, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर हम ये 7 सीन्स को, जो 7 सीन्स हमने देखा उसको अगर हम दूर करते हैं ना, तभी हमारा पार्टिसिपेशन जो होगा वो जेन्युइन होगा, वास्तविक रूप से होगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगा और नागरिक भी एम्पावरमेंट होंगे। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है वो ज़रूरी है, ठीक है, क्यों, गुड गवर्नेंस के लेके, इसकी क्यों, क्योंकि इससे हमारा प्रशासन सिर्फ आपका रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व नहीं होता है, बल्कि वो रिस्पॉन्सिव भी होता है, उत्तरदायी होता है, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी होता है और अकाउंटेबल भी रहता है। एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच अगर हम गवर्नेंस को लेते हैं, कि अगर हम गवर्नेंस को पार्टिसिपेटरी बनाते हैं तो उससे हमारा डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होता है, सतत विकास को बढ़ावा देता है। तो ये आपका हो गया क्या, पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन को लेके जो हम लोग का एक गुड गवर्नेंस को पॉइंट है वो, ठीक है। अब देखिए सेवोत्तम मॉडल। सेवोत्तम जो है वो 2 वर्ड से मिल के बना हुआ है, ठीक है, सेवोत्तम जो है 2 वर्ड से मिल के बना है। एक है सेवा और उत्तम। तो उत्तम होता है एक्सीलेंस, एक्सीलेंस मतलब बेस्ट सर्विस देने का कोशिश करना, और सेवा मतलब सर्विस। तो जब हम एक्सीलेंस इन सर्विस डिलीवरी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेवोत्तम, समझ में आया। तो उत्तम सेवा देना ही सेवोत्तम कहलाता है। तो सेवोत्तम मॉडल को डेवलप किया गया है इस उद्देश्य से कि हम लोग जो है जो सर्विस डिलीवरी दे रहे हैं, ठीक है, सामाजिक सेवा वितरण दे रहे हैं, उसके गुणवत्ता में सुधार करना। यह 2 शब्द से बना हुआ है, सेवा प्लस उत्तम, ठीक है। ये मॉडल को सेकेंड ARC ने
12वां जो रिपोर्ट है, 12th रिपोर्ट, जिसका नाम था सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस या सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें ये इस चीज़ सेवोत्तम के बारे में बताया है। ठीक है, तो देखो सेवोत्तम जो मॉडल है, ठीक है, ये 3 इसका कंपोनेंट है, ये 3 मॉड्यूल से ये बना हुआ है, 3 चीज़ से। पहला सिटीजन चार्टर से बना हुआ है। ठीक है, हम देखेंगे आगे, जिसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन पे, मॉनिटरिंग रिव्यू, फिर डिलीवरी कैपेबिलिटी, डिलीवरी मतलब कस्टमर, एम्प्लॉयज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राहक, कर्मचारी और बुनियादी ढांचा को ठीक करना है, और फिर है पब्लिक ग्रीवांस, रिसिप्ट, रिड्रेस एंड प्रिवेंशन, सार्वजनिक शिकायतें को प्राप्त करना है, निवारण करना और उसको रोकना भी है। ठीक है, ताकि ग्रीवांस नहीं आए, सर्विस डिलीवरी बेटर करना है। ठीक है, तो जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो सेवोत्तम मॉडल को एडॉप्ट करता है, ठीक है, उसको 7 स्टेप, 7 चरण को पालन करना होता है। कोई भी अगर संगठन अगर सेवोत्तम मॉडल को अपनाता है तो उसको 7 स्टेजेज को, 7 स्टेप को पूरा करना होता है। पहला सेवोत्तम मॉडल में क्या हमको दे रहे हैं, पब्लिक सर्विस जो डिलीवरी है उसको उत्तम बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें 7 स्टेप को हमको फॉलो करना होता है। कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन सेवोत्तम मॉडल को एक्सेप्ट अगर करता है कि हमको बेटर सर्विस देना है, तो वो क्या क्या चीज़ करेगा। पहला, वो डिफाइन करेगा कि कौन कौन सा सेवा उसको देना है और कौन उसके क्लाइंट्स हैं। ठीक है, तो सेवाओं को परिभाषित करे और ग्राहकों जिसको वो देना है उसको आइडेंटिफाई करे कि किनको देना है, पहला स्टेप। दूसरा, सेट स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स फॉर ईच सर्विस, और उसने जो भी सर्विस है उसका स्टैंडर्ड्स क्या होगा, उसका मानक क्या होगा, उसका नॉर्म्स, मानदंड क्या होगा, वो डिसाइड कर ले। ठीक है। तीसरा, डेवलप कैपेबिलिटी टू मीट द सेट स्टैंडर्ड, फिर हमने डिसाइड कर लिया कौन सा सर्विस देना है और उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। अब उस स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए हम लोग अपना क्षमता को डेवलप करेंगे। ठीक है, निर्धारक मानकों को पूरा करने की क्षमता विकसित करें। ठीक है, विकसित कर लिया, फिर आप वो सर्विस को दीजिए। फिर परफॉर्म टू अचीव द स्टैंडर्ड्स, फिर जो हमने अपना कैपेबिलिटी डेवलप किया, आप फिर काम कीजिए, सर्विस दीजिए। ठीक है, मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन किए, परफॉर्मेंस कर दिए, सर्विस दे दिए। अब फिर जो हमने सर्विस दिया है, और जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उस पर आप मॉनिटर कीजिए। तो मॉनिटर द परफॉर्मेंस अगेंस्ट द सेट स्टैंडर्ड्स, निर्धारित मानकों के अनुरूप निष्पादन की निगरानी करें। कर लिया, फिर यहाँ भाई हमने नहीं दे पाया, फिर इवैल्यूएट कीजिए कि क्यों हमने नहीं कर पाया। इवैल्यूएट द इम्पैक्ट थ्रू एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, फिर एक स्वतंत्र तंत्र के माध्यम से प्रभाव का मूल्यांकन करें। कर लिया, उसके बाद फिर आप खुद को इम्प्रूवमेंट कीजिए कि वो स्टैंडर्ड्स हमको देना है और कंटिन्यूस बेसिस पे करते ही रहिए। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, निगरानी और मूल्यांकन के आधार पर निरंतर सुधार करें। तो ये हो गया सेवोत्तम मॉडल का 7 स्टेप जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। एक क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है। अगर हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी करना चाहते हैं तो हम लोग को सिटीजन को एम्पावरमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, सिटीजन मार्क के द्वारा, चार्टर मार्क के द्वारा। चार्टर मार्क मतलब कौन कौन सा स्टैंडर्ड्स हम देना चाहते हैं, कौन कौन सा मेरा लाभार्थी होगा, ठीक है ना, क्लाइंट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद रिड्रेस, सेटिस्फैक्शन, पब्लिक ग्रीवांस, अगर नागरिक को हम दे स्टैंडर्ड जो सेट किए थे नहीं दे पा रहे हैं तो उनके ग्रीवांस जो वो शिकायत करें उसका निवारण करेंगे। और फिर अपना सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी को भी बढ़ाएंगे, कैपेसिटी इन्हेंसमेंट करेंगे। तो ये 3 जो है पिलर हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच हैं जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी को ठीक करता है। ठीक है, अब देखो, तो सेवोत्तम मॉडल को जो है भारत सरकार का डिपार्टमेंट 2009 से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो सेवोत्तम मॉडल का क्या फ़ायदा है दोस्तों, क्या अच्छा चीज़ है, तो हम लोग जैसे पढ़ ही लिए हैं, इससे क्या होगा बताइए। इसके सेवोत्तम मॉडल अगर अपनाया जाता है तो उत्तम सेवा होगा। ठीक है, सर्विस डिलीवरी में आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, सेवा वितरण में स्थायी सुधार होगा। उसके बाद जो भी आपका प्रशासन है वो क्रेडिबल हो जाएगा। ठीक है ना, उस विश्वसनीयता उसका बढ़ेगा। ठीक है, वो ऑथेंटिकेटेड सेल्फ असेसमेंट होगा, प्रमाणित आत्म मूल्यांकन कर पाएगा इसके द्वारा वो। ठीक है, और जो डिपार्टमेंट होगा वो लोगों के नीड्स और एस्पिरेशन के प्रति क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिव रहेगा। ठीक है, और सस्टेनेबल रिजल्ट भी आएगा, अस्थायी परिणाम भी होगा। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ है, ट्रांसपेरेंसी आएगा, अकाउंटेबिलिटी आएगा, तो वो सारा चीज़ भी इसमें भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है कि सेवोत्तम मॉडल को अलग अलग डिपार्टमेंट ने अपनाया है उसके द्वारा। जैसे
अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, भारतीय डाक ने भी सेवोत्तम मॉडल को अपनाया है। इसे आप देखोगे पहले जो है स्पीड पोस्ट या पार्सल डिलीवरी धीरे धीरे होता था, लेकिन सेवोत्तम मॉडल के द्वारा आप हमारे पास, अब हमने मान लीजिए कोई आपको सामान आपने भेजा, ठीक है, तो कितना दिन में पहुंचना है, कब पहुंचेगा, सारा चीज़ आपको पहले मिल जाता है। नहीं पहुंचता है तो फिर आप कंप्लेन करते हैं, फिर उस पर सुनवाई होता है कि नहीं। तो इससे आपको क्या होगा, स्पीड पोस्ट हो, पार्सल डिलीवरी हो या सेविंग अकाउंट, ये सारा चीज़ उसमें आपको सर्विस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, सेवाओं में सुधार हुआ है। फिर इंडियन रेलवे का बात करेंगे तो इंडियन रेलवे में भी चाहे वो टिकट बुकिंग को लेकर, क्लीनलीनेस को लेकर, पैसेंजर एम्यूनिटी उसको लेकर भी सुधार हुआ है। आप इमेजिन कीजिए 10-15 साल पहले आप रेलवे में जाते होंगे तो कैसा टॉयलेट और साफ़ सफाई, और अभी देखिए, है ना, अभी अगर आपका कोच गंदा है तो आप जो है फ़ोन करके तुरंत आपको सफाई वफाई भी हो जाता है। टिकट आपने काटा, मान लीजिए पैसा का टिकट आपका कंफर्म नहीं हुआ या फिर नहीं आपको टिकट मिला, तो फिर आप कंप्लेन करते हैं तो 2-3 दिन 4 दिन में पैसा वापस आ जाता है। तो सारा जो चीज़ है वो स्ट्रीमलाइन करने का कोशिश किया जा रहा है और बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी किया जा रहा है। फिर पासपोर्ट सर्विस में भी सेवोत्तम मॉडल है, इसके प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया है ना, सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं की गई है, तीव्र निर्गमन किया गया है और इम्प्रूव्ड कस्टमर सपोर्ट जो है, बेहतर ग्राहक सहायता दिया जा रहा है सेवोत्तम मॉडल के द्वारा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेवोत्तम मॉडल ख़त्म हो गया, अब हम देखेंगे सिटीजन चार्टर, ठीक है। तो ये सारा जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो सब नागरिक पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ाने का एक तरीका है, और ये सब हमारा टॉपिक भी ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो सिटीजन चार्टर जो है एक कंपोनेंट है आपका किसका, सेवोत्तम मॉडल का। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, देखो सिटीजन चार्टर एक कंपोनेंट है सेवोत्तम मॉडल का, ठीक है। तो सिटीजन चार्टर जैसे आपने पढ़ा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था ब्रिटेन की महारानी ने चार्टर, है ना, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट भी पास करती थी चार्टर। एक चार्टर मतलब एक अधिकार होता है, ठीक है, या कमिटमेंट्स होता है जो दिया जाता है, ठीक है। तो सेकेंड ARC ने परिभाषित किया है, डिफाइन किया है कि सिटीजन चार्टर क्या है। तो सिटीजन चार्टर इज बेसिकली ए सेट ऑफ कमिटमेंट्स मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस विच इट डिलीवर्स। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो भी सर्विस देना चाह रहा है उसका मानक के अकॉर्डिंग जो कमिटमेंट देता है कि हम ये सर्विस देंगे आपको, उसी कमिटमेंट को सिटीजन चार्टर बोलते हैं। तो सिटीजन चार्टर क्या है, एक सार्वजनिक वक्तव्य है, ठीक है, कमिटमेंट्स है जो किसी विशिष्ट सेवा के लिए नागरिकों के अधिकारों, सेवा मानकों और उपयोगकर्ताओं द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों तथा मानकों के उल्लंघन की स्थिति में उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध उपायों को परिभाषित करता है। सिंपल सा चीज़ है। सिटीजन चार्टर क्या होता है, मान हर डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट है उसका सिटीजन चार्टर होता है। जैसे मान लीजिए आपको पासपोर्ट बनवाना है, तो पासपोर्ट डिपार्टमेंट में लिखा होगा उसके ऑफिस के बाहर कि पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका इंटाइटलमेंट क्या है। इंटाइटलमेंट का मतलब कि नागरिक का अधिकार बताएगा उसमें, ठीक है। फिर सेवा मानक, जो पासपोर्ट दिया जाएगा, पासपोर्ट देना एक सर्विस है, सरकार सर्विस दे रही है, ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड्स क्या होगा, कितने दिन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर जो उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई जाने वाली शर्तें, ठीक है, पासपोर्ट चाहिए आपको तो आप कौन कौन सा आपको शर्त मानना पड़ेगा, कौन कौन सा आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। फिर मानकों के उल्लंघन की स्थिति, फिर जो डिसाइड हुआ है कि हम आपको इतने दिन में पासपोर्ट बना के दे देंगे, फिर सरकार अगर नहीं बना रही है तो फिर आप कहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, आपका उपाय क्या है, आप कहाँ पे जाके शिकायत कर सकते हैं, उसका क्या निवारण होगा। तो सारा चीज़ इसमें लिखा होता है सिटीजन चार्टर में कि सरकार कौन जो सर्विस आपको दे रही है उसका स्टैंडर्ड्स क्या होगा, आप सर्विस को प्राप्त करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी, आपको कंडीशन क्या फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है, कितने दिन में आपको सर्विस मिल जाएगा। सर्विस अगर नहीं मिला उतने दिन में या उस स्टैंडर्ड्स का नहीं मिला तो फिर आपके पास क्या क्या उपाय है, वो सारा चीज़ सिटीजन चार्टर में लिखा होता है, ठीक है। अब देखिए सिटीजन चार्टर में टोटल जो है ओरिजिनली इसमें 6 जो है आपका प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। जैसे सिटीजन चार्टर में लिखा होता है कि जो भी हम सर्विस देंगे उसका क्वालिटी क्या होगा, उसका गुणवत्ता क्या होगा, गुणवत्ता, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना इसका लक्ष्य होता है, इसका सिद्धांत होता है। दूसरा स्टैंडर्ड्स, हम कौन कौन सा स्टैंडर्ड्स करना चाहते हैं, ठीक है, और अगर वो स्टैंडर्ड्स मानक आपको नहीं मिला तो आप क्या करेंगे। फिर चॉइस, आपके पास जहाँ भी पॉसिबल हो सरकार आपको चॉइस देती है, ये नहीं तो वो, तो जहाँ भी संभव हो चॉइस भी देना है सिटीजन चार्टर में। ये प्रिंसिपल है, मतलब सिटीजन चार्टर जब बनाया जाता है तो ये सारा चीज़ ध्यान दिया जाता है कि क्वालिटी कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स अच्छा होना चाहिए, सिटीजन को चॉइस भी होना चाहिए, ठीक है, वैल्यू, ठीक है,
कि करदाताओं के पैसा का वैल्यू भी होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा खर्चा करके पुअर सर्विस डिलीवरी करे, वो नहीं, कम खर्च में, क्योंकि पैसा जो है वो टैक्स पेयर का है, तो टैक्स पेयर का कम पैसा से ज़्यादा बेटर सर्विस डिलीवरी करना सिटीजन चार्टर का एक मकसद होता है। फिर अकाउंटेबिलिटी, कौन कौन सा संस्था, लोग, इंडिविजुअल्स जिम्मेदार होंगे, उत्तरदायी होंगे उस सिटीजन चार्टर को, उस सर्विस डिलीवरी को प्रॉपर जो स्टैंडर्ड सेट किया गया उसको देने के लिए। फिर पारदर्शिता होगा, जो भी रूल्स रेगुलेशन स्कीम्स, जो भी ग्रीवांस होगा, शिकायत, उसमें पारदर्शिता। तो ये सिटीजन चार्टर के 6 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम सिटीजन चार्टर देखें भारत में, तो सबसे पहले सिटीजन चार्टर का जो कॉन्सेप्ट था, है ना, उसको 1991 में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में उसको लाया गया था, ठीक है। और भारत ने सिटीजन चार्टर को 1997 में जो है वो एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस, ठीक है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर में, डीओपीटी, उसने इनिशिएट किया कि सिटीजन चार्टर को कैसे जो है हमको कोऑर्डिनेट करना है, समन्वय करना है, कैसे उसका मैन्युफैक्चर फॉर्मुलेट करना है, निर्माण करना है, और कैसे उसको संचालन करना है, क्रियान्वयन करना है, डीआरपीजी ने एक्सेप्ट किया। बाद में एक बिल आया था जिसका नाम था राइट ऑफ सिटीजन्स फॉर द टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांस बिल 2011, ठीक है। 2011 में एक बिल विधेयक लाने की कोशिश की गई थी जिसका नाम था नागरिकों को वस्तुओं और सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी और उनकी शिकायतों के निवारण। तो एक तरह का सिटीजन चार्टर ही है कि कौन कौन सा सर्विस, गुड्स और सर्विस हम देना चाह रहे हैं, समयबद्ध मतलब टाइम ऑन डिलीवरी, और उसके शिकायत के लिए, निवारण के लिए अधिकार, है ना। 2011 में लाया गया था जिसका शॉर्ट में नाम था सिटीजन चार्टर बिल। लेकिन ये बिल जो है वो लैप्स कर गया था क्योंकि 2014 में लोकसभा भंग हुई थी। अभी कोई बिल नहीं है हमारा सिटीजन चार्टर को लेके, अगर आ जाता तो अच्छी बात होता क्योंकि एक कानूनी रूप से उसको दर्जा मिल जाता। अभी सिटीजन चार्टर को कानूनी रूप से दर्जा नहीं मिला हुआ है ना। अगर कानूनी रूप से लीगल स्टेटस मिल जाता तो हर डिपार्टमेंट जो है आपका सिटीजन चार्टर लेके आती, ठीक है। अब देखेंगे कि सिटीजन चार्टर का महत्व क्या क्या है। तो सिंपल है, सिटीजन चार्टर एक तरीका है, इसे गुड गवर्नेंस आएगा, ठीक है, लोगों को बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी मिलेगा, ठीक है, उसके ग्रीवांस को टाइम बाउंड मैनर में रिड्रेस भी किया जाएगा शिकायतों का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा। अगर सरकार अगर आपका अच्छा गुड्स और सर्विस आपका प्रशासन दे रही है और अगर नहीं दे पा रही है तो फिर उसका निवारण भी, शिकायत का निवारण भी टाइम बाउंड मैनर में कर रही है, तो क्या होगा, इससे आपका ट्रस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है। विश्वास बढ़ेगा आपको सेवा प्रदाता जो आपको सर्विस दे रहा है और जो उसका उपयोग है करता है उसके बीच में, ठीक है। इससे नागरिकों को एम्पावरमेंट भी मिलेगा पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ पे कंपोनेंट दिया गया है सिटीजन चार्टर का घटक कि मतलब सिटीजन चार्टर किस किस चीज़ से बना होता है, ठीक है। तो इसमें डिटेल होता है, ठीक है, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा, उसका बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो संगठन द्वारा किए गए व्यवसाय मतलब जो वो काम करता है उसका वो होगा, विवरण होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। फिर इसमें लिखा होगा सिटीजन चार्टर में कि कौन कौन सा नागरिक इसके मतलब हितधारक कौन है उसमें, है ना, जो भी वो सर्विस दे रही है उसमें स्टेक होल्डर कौन है, क्लाइंट्स कौन है, ठीक है, हितधारक, नागरिक और ग्राहक कौन है। फिर जो भी वो सर्विस दे रही है उसका स्टैंडर्ड्स क्या है, क्वालिटी क्या है, कितने दिन में देगा, तो सेवाओं का मानक, गुणवत्ता और समय सीमा ये सब होगा। फिर सेवा अगर नहीं दे पा रही है तो उसके लिए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होगा, शिकायत निवारण तंत्र भी होगा। फिर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द क्लाइंट्स, जो क्लाइंट्स है उसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वो जमा करेगा, कब जमा करेगा, कितने दिन में करेगा, वो सारा चीज़ है, उसका एलिजिबिलिटी, ये सब उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन फ्रॉम क्लाइंट। फिर विजन एंड मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी संस्था सिटीजन चार्टर लेके आ रही है उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, ये सारा चीज़ लिखा होता है। तो सारा चीज़ से मिल के जो है हमारा सिटीजन चार्टर बनता है, इसलिए इनको सिटीजन चार्टर के घटक बोलते हैं। घटक मतलब छोटा छोटा चीज़ जिससे बड़ा चीज़ बनता है, ठीक है। अब देखो सिटीजन चार्टर को लाने में क्या क्या दिक्कत हमारा है, चुनौतियाँ क्या क्या है, ठीक है। तो डिजाइन इशू है, सिटीजन चार्टर के लिए ऑलरेडी जो है दोस्तों कोई सेंट्रल लेवल पे कोई संस्था नहीं है, ठीक है। हर जो गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है, वो अपने हिसाब से सिटीजन चार्टर मोटा मोटी समझ के ला सकता है। तो डिजाइन को लेके इशू है, ठीक है। कभी कभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर कट भाषा नहीं लिखा जाता है कि कौन सा सर्विस हम कितने दिन में देंगे, नहीं देंगे तो क्या होगा, वो नहीं।
डिफ़िकल्ट भाषा लिखा होता है, या फिर बहुत ही जनरल भाषा लिखा होता है कि हम आपके शिकायत का निवारण करेंगे, कैसे करोगे, है ना, कितने दिन में सेवा दोगे, वो सब नहीं लिखा होता है। तो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का भी कभी यूज होता है, ठीक है, जो आसानी भाषा में समझ में नहीं आता है नागरिक को। फिर सिटीजन चार्टर को डिज़ाइन का इशू ये है कि समय पर उसको अपडेट नहीं किया जाता है, ठीक है, बहुत देर से अपडेट किया जाता है। वो कंटेंट क्वालिटी जो लिखते हैं उसमें उसमें क्लियर कट भाषा नहीं लिखा हो जाता है। और प्लस जब सिटीजन चार्टर बनाया जाता है तो होना क्या चाहिए कि जो लोगों के लिए सिटीजन चार्टर बनाया गया है वहाँ के ग्रुप को, एनजीओ को उसमें बुला के पूछना चाहिए। तो इससे क्या होगा, सिटीजन चार्टर में जो लोगों का नीड है, जो एस्पिरेशन है, आकांक्षा महत्वाकांक्षा, उसको ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन रेयरली ही आपको एनजीओ ये सब का या पब्लिक का विचार को उसमें शामिल परामर्श किया जाता है। तो ये हो गया, सिटीजन चार्टर बनाने समय ही दिक्कत होता है, कॉम्प्लेक्स भाषा, ठीक है, अपडेट नहीं किया जाता है, दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा हो गया कंटेंट क्वालिटी ख़राब होता है, ठीक है। और चौथा हो गया कि लोगों का भागीदारी इसमें नहीं है। फिर उसके बाद चलिए बन गया, बनने के बाद उसको जब लागू किया जाता है तो जो स्टैंडर्ड्स, जो मानक सेट किए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेग होते हैं, ठीक है। कोई मतलब मानक होना चाहिए ना कि हम आपको इतने दिन में देंगे, ठीक है, ऐसा ही इसका कंटेंट, ऐसा ही सर्विस देंगे, लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है बहुत ही ज़्यादा वेग होता है, ठीक है कि, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वेग होता है। वितरण का मानक परिभाषित नहीं किया जाता है, तो इसलिए आकलन करना कठिन हो जाता है कि जो आपको सर्विस मिला हुआ है वो वांछित सर्विस मतलब डिजराइबल लेवल का है या नहीं है। फिर वन साइज फिट ऑल अप्रोच, वन साइज फिट ऑल अप्रोच का मतलब ऐसा देखा गया है, क्या हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने सिटीजन चार्टर लेके आया था, ठीक है, और वही सिटीजन चार्टर को बस कट कॉपी पेस्ट करके कोई मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लेके आया है, तो दोनों को भाई अलग अलग चीज़ होगा ना, समझ में आ रहा है। तो वन साइज फिट ऑल अप्रोच मतलब खाली कट कॉपी पेस्ट होता है, कोई एक डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का रहता है या मिनिस्ट्री का, वही दूसरा डिपार्टमेंट उसको कॉपी कर लेता है, बस अपना नाम चेंज कर देता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा, सिटीजन चार्टर जो होता है ना चाहिए वो लोकलाइज्ड होना चाहिए, लोगों के एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करना चाहिए, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का जो क्लाइंट्स होगा, जो कस्टमर्स होंगे, जो बेनिफिशियरी होंगे, वो अलग अलग होंगे। अगर हम कोई सिटीजन चार्टर लेके आ रहे हैं पीडीएस के लिए, ठीक है, तो उसका अलग फॉर्मेट होगा, अलग स्टैंडर्ड्स होगा, और जो हम आपका पासपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लेके आ रहे हैं उसका अलग स्टैंडर्ड होगा। वन साइज फिट ऑल अप्रोच से काम नहीं चलेगा, सभी एजेंसियों के लिए एक समान सिटीजन चार्टर नहीं हो पाएगा, होने नहीं चाहिए। फिर रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है, सिटीजन चार्टर को रेगुलर अपडेट करवाना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि उसको अपडेशन नहीं मिलता है, और जो क्योंकि इसको चेंज कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा, ब्यूरोक्रेसी करेगा, लेकिन वो रजिस्ट करते हैं, अरे क्या है, क्यों चेंज करना है, ठीक तो है, जो चल रहा है चलने दो, है ना, चलता है, एटीट्यूड रहता है दृष्टिकोण की, ठीक है, वो रजिस्ट करते हैं चेंज नहीं होने के प्रति। फिर वीक पब्लिसिटी एफर्ट, सिटीजन चार्टर को पब्लिसिटी नहीं मिलता है, ठीक है। आप देखोगे, अब बहुत सारे डिपार्टमेंट में जाके देखना, आपको पता भी नहीं चलेगा, पूछिएगा सिटीजन चार्टर कहाँ है, बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है कि कहाँ पे है, कोई कोना में पड़ा हुआ होगा, धूल मिट्टी फाँक रहा होगा, गंदा संदा, ठीक है। तो वो पब्लिसिटी जो है वो उसका नहीं किया जाता है। फिर अनट्रेंड स्टाफ, सिटीजन चार्टर सिर्फ बता देने से नहीं होगा कौन कौन सा स्टैंडर्ड चाहिए। अब मान लीजिए आपने बोल दिया कि ठीक है हम 5 दिन के अंदर आपको राशन पहुंचा देंगे, या 2 दिन के अंदर आपको मतलब, या 10 दिन के अंदर पासपोर्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन भाई जो पासपोर्ट दे रहा है क्या वो जो स्टाफ आपके हैं वो ट्रेंड हैं, क्या उसके पास उतना रिसोर्स है, ठीक है, तो ये सारा दिक्कत होता है। उसके बाद इसके कारण आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रभावित होता है, प्लस बार बार ट्रांसफ़र हो जाता है, समझ में आ रहा है। एक अगर अधिकारी लोग का बार बार ट्रांसफ़र अगर होगा तो फिर आपका सिटीजन चार्टर भी प्रभावित हमारा होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी डिपार्टमेंट में थोड़ा लंबे समय तक रह पाएगा तो वो जान पाएगा कि यहाँ के लोगों का वास्तविक में नीड्स क्या है, एस्पिरेशंस क्या है, उसके अनुसार सिटीजन चार्टर वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट होगा। लेकिन बार बार अगर नया नया अधिकारी आएंगे तो फिर अगर वो लंबे समय तक वहाँ रहेंगे ही नहीं तो फिर वो अपडेशन भी सिटीजन चार्टर का नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन हमारा उसका पुअर होगा, ठीक है। फिर है सिटीजन रिलेटेड इशू, ठीक है, नागरिक से संबंधित मुद्दा क्या क्या है। तो एक तो नागरिक को अवेयरनेस नहीं है कि सिटीजन चार्टर क्या होता है, ठीक है, रुचि। उसके बाद लैक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों का रुचि ही नहीं है सिटीजन चार्टर में। लोग खुद जो है सिटीजन चार्टर में जो लिखा हुआ रूल्स रेगुलेशन है नागरिक को जो पालन करना है, जिसके बाद उसको सर्विस दिया जाएगा, तो वो खुद ही उसको पालन नहीं करता है, वो उसको जागरूकता की भी कमी नहीं है। प्लस इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है,
ठीक है। उसको क्या है, सूचना का विषमता है, ठीक है, जागरूकता ये सब का भाव नहीं है। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री का मतलब इन्फॉर्मेशन का एसिमेट्री है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपका ब्यूरोक्रेसी के पास है, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, या फिर समाज के किसी पार्टिकुलर ग्रुप के पास इस सिटीजन चार्टर के बारे में नॉलेज है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड है, बाकी में है ही नहीं। तो इसको सूचना का एसिमेट्री बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री बोलते हैं। फिर है ग्रीवांस रिड्रेसल। चलो सिटीजन चार्टर बन भी गया अच्छे से, स्टैंडर्ड सब सेट हो गया, नागरिक को भी है, लेकिन मान लीजिए जो सर्विस डिलीवरी की है आपको, वो आपका स्टैंडर्ड्स का, वो मानक का है ही नहीं, तो फिर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम देखा गया है कि सिटीजन चार्टर जब बनाया जाता है तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को बहुत ही मतलब लिबरल टाइप का रखा जाता है, या बहुत ही मतलब वेग रखा जाता है कि आप शिकायत कहाँ करेंगे। तो कोई रिव्यू मैकेनिज्म नहीं होता है सिटीजन चार्टर का। जनरली देखा जाता है कि जवाबदेही की जो है वो कमी होती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है, ठीक है, बार बार उसको अपडेट नहीं किया जाता है, क्योंकि सिटीजन चार्टर को लेके कोई कानून नहीं है। अगर कानून होगा तभी ना आप उसको जिम्मेदार ठहराएंगे, ठीक है, राइट। तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं, आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मैकेनिज्म ही नहीं होगा तो फिर सिटीजन चार्टर क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई दुकान है, ठीक है, अब देखिए सिटीजन चार्टर को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो जो जो कमी है उसको दूर कर लीजिए, स्ट्रेंथन हो जाएगा, ठीक। तो मजबूत कैसे बना सकते हैं सिटीजन चार्टर को, नागरिक चार्टर को, पार्टिसिपेटरी डिजाइन। जो भी हम बनाए सिटीजन चार्टर, उसमें लोगों को शामिल करें, लोगों को जो है उसमें भागीदारी करें, ठीक है, सहभागी संरचनाएं, ठीक है, वाइड कंसल्टेशन करें, ठीक है, व्यापक जो है कंसल्ट करें, परामर्श करें, इंक्लूड करें सिविल सोसाइटी को, नागरिक समूह को, इंड यूजर्स जो लाभार्थी हैं उसको उसमें शामिल करें, ठीक है, सिंपल भाषा रखें, स्पेसिफिक लैंग्वेज, विशेष स्पष्ट और साधारण सरल भाषा का यूज करें। उसके बाद कस्टमाइज इम्प्लीमेंटेशन, जो वन साइज फिट ऑल अप्रोच ना हो, जो उसका नीड हो लोगों का, डिपार्टमेंट का, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग बनाएं, ठीक है, राइट। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क, जो जवाबदेही तंत्र हो, ठीक है। उसके बाद जिसमें रिड्रेसल मैकेनिज्म हो, है ना, ग्रीवांस को हम लोग निवारण करें, डिफ़ॉल्ट पेनल्टी हो कि अगर मान लो कोई नहीं दे पा रहा है सर्विस तो क्यों नहीं दिया, उसके कारण उसको पेनल्टी लगे, मतलब स्वतः त्वरित उस पर जुर्माना लगे, वो फिर उसके बाद जो ऑफिसर उसको दे रहा है उसको अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। बेंच मार्किंग यूजिंग फीडबैक, लोग जो फीडबैक दे, जो लोग अपना विचार रखें, है ना, सलाह दे, उसके आधार पे सिटीजन चार्टर को रिवाइज भी करना चाहिए, बेंच मार्क उसका चेंज करना चाहिए, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट उसका लगातार होने चाहिए, पीरियोडिक जो है उसका इवैल्यूएशन हो, मूल्यांकन हो, और नीड के अनुसार उसका रिवीजन भी उसमें किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा सिटीजन चार्टर को कैसे हम लोग मजबूत करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, कल हम लोग थर्ड क्लास लेंगे जिसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है गवर्नेंस में, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या होता है अंतर, वो देखा। गवर्नेंस किसको बोलते हैं, गुड गवर्नेंस किसको बोलते हैं, गुड गवर्नेंस को लाने के लिए पूर्व शर्त प्री कंडीशंस क्या है, टूल्स क्या है, फिर हमने डायमेंशन देखा गुड गवर्नेंस का, फिर गवर्नेंस का इशू भारत में देखा, फिर आज हमने क्या क्या पढ़ा, गवर्नेंस इशू इन इंडिया, बैरियर्स टू गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव क्या है भारत में, फिर पीपल पार्टिसिपेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि गुड गवर्नेंस को लेके क्या क्या टूल्स है, तो पहला हमने देखा पीपल्स पार्टिसिपेशन, उसी में हम लोग पढ़ रहे हैं सेवोत्तम मॉडल, ठीक है, सिटीजन चार्टर, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, इस तक पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोशल अकाउंटेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे सोशल ऑडिट का क्यों ज़रूरी है, क्या उसकी कमियां हैं या सीमाएं क्या है, उसको कैसे सुधार सकते हैं। फिर हम लोग ई गवर्नेंस देखेंगे, ठीक है। तो कल के क्लास में 2 क्लास और होगा गवर्नेंस का, तो उसके बाद आपका जो है ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो जी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे सोशल अकाउंटेबिलिटी में, जिसमें हम लोग सोशल ऑडिट पढ़ेंगे और ई गवर्नेंस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद या हो कल ही परसों एक क्लास और लेंगे जिसमें बाकी का पोर्शन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं दोस्तों 9 बजे, तब तक फिर अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। एनसीईआरटी का जो क्लास है वो कल आपका आएगा। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।